आज अपनी है यूनिट एंड मेजरमेंट की सेकंड क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो फटाफट हेडिंग लगाते हैं, क्या होता है डायमेंशंस, क्या होती है डायमेंशंस, पहले हम उसे जानेंगे। डायमेंशंस तो भाई हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की, अलग अलग यूनिट की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो हमने बात करी थी वहाँ पर कि दो तरीके की हम फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल जो किसी पर डिपेंड नहीं है, डिराइव्ड जो फंडामेंटल से आती है, ठीक है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ती है, वो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशंस क्या है, पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हीं से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं, है ना। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हीं से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं। तो करा क्या गया कि जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनको क्या किया गया, उनको सबको एक एक सिंबल असाइन कर दिया गया। कि जैसे मास है, मास को कहीं हमें लिखने की जरूरत पड़ी तो हम कैपिटल एम लिख सकते हैं। अब चाहे वो उसकी यूनिट किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, कुंटल में हो, कैसे भी हो, अगर वो मास है तो मैं उसको कैपिटल एम लिख सकता हूं। वैसे ही अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए एक सिंबल असाइन कर दिया कि जिसको लिखा है कैपिटल एम। मास, लेंथ, टाइम, टाइम के लिए हो गया टी। ऐसे टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हो गया के। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया अपना कैपिटल ए। उसके बाद आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सिंबल दे दिया गया है सी डी, इसको सिंबल दिया गया सी डी। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको सिंबल दिया गया, उसको सिंबल दिया गया मोल। जो यूनिट वही सिंबल, इसको मोल लिखा गया। हम अगर इसमें बात करें तो हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी तो सबसे पहले इनकी, पूरे मैकेनिक्स में मास, लेंथ, टाइम से काम चल जाएगा। हीट जब पढ़ेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ोगे तो इसको इंक्लूड करोगे, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है जी। तो क्या किया गया कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, हम इसको किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, चाहे आप एसआई में लिखो, सीजीएस में लिखो, एफपीएस में लिखो, इन्होंने क्या बोला कि भाई हम इनको एक सिंबल असाइन कर देते हैं कि चाहे यूनिट कुछ भी हो, मास को एम लिख लेंगे, लेंथ को एल लिख लेंगे और टी को, टाइम को टी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी से फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो उसको इन्हीं टर्म्स में लिखा गया। तो ये जो बनी, ये बने डायमेंशंस, है ना। अब इससे अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखता हूं, अगर मैं इन सिंबल से किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखता हूं तो कितनी पावर की जरूरत पड़ रही है उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की उस पावर को ही हम डायमेंशंस बोलते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर्स की जरूरत पड़ रही है, दैट पावर इज डायमेंशन। जैसे एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने लिया एरिया, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने लिया एरिया। एरिया किसी का भी ले लो, हम सिंपल रेक्टेंगल का एरिया ले ले रहे हैं। ये लेंथ, ये ब्रेथ, आपने क्या बोला, साफ फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब हम लिख रहे हैं तो भाई लेंथ के लिए सिंबल क्या है, एल। अब लेंथ के लिए सिंबल एल आया, ये मतलब नहीं कि यहां पर लेंथ तो तभी एल लिखा जाएगा। लेंथ मतलब लेंथ किसी भी सेंस में आ रहा हो। लेंथ मतलब वो ब्रेथ भी हो सकता है, लेंथ मतलब वो हाइट भी हो सकता है, लेंथ मतलब वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी हो सकता है, लेंथ मतलब वो रेडियस भी हो सकता है, लेंथ मतलब वो डायमीटर भी हो सकता है। तो लेंथ, जहां पर भी लेंथ का सेंस आ रहा हो तो वहां पर हम सिंबल एल यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर ये लेंथ लिखा गया है तो इसकी जगह क्या सिंबल यूज कर लूंगा मैं, कैपिटल एल। इस तरीके से ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तभी आप डायमेंशंस लिख रहे होंगे। मल्टीप्लाई, अब ब्रेथ, ब्रेथ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। ब्रेथ भी तो क्या एक तरीके की लेंथ ही है, तो बस उसका नाम चेंज कर दिया। तो इसकी जगह भी हम सिंबल क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एल की पावर 2। ये क्या बन गया, ये बन गया एल की पावर 2। और इधर लिख देता हूं मैं एरिया, इस तरह से, ठीक है, इधर लिख दिया हमने एरिया। तो ये हमारे पास आया एरिया इक्वल्स टू एल रेज टू पावर 2।
अब यहां पर देखो ये जो l की पावर 2 आया है यही हो गया डायमेंशन। यही क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन किसका डायमेंशन है, इट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। किसका डायमेंशन फाइंड करें हम, एरिया। डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया इन किसमें, लेंथ में है। किसकी पावर आ रही है, लेंथ की। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ, और कितना है ये डायमेंशन, ये है 2। ये जो पावर है इसको बोला गया है डायमेंशन। अब इसको चाहे तो मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकता हूं, मतलब m0 L2 T0 लिख सकता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एरिया का डायमेंशन बताओ इन मास। मैंने पूछा डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास बताओ, तो आप देखोगे क्या इसमें कहीं मास आ रहा है, इसमें मास है ही नहीं। है नहीं तो मतलब कितना है, उसका पावर 0 है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, 0 हो गया। किसका, एरिया का। किसमें, मास में। ऐसे हम अगर मैं पूछूं डायमेंशन ऑफ एरिया इन टाइम, तो टाइम में भी कितना हो गया, 0 हो गया। जो चीज है ही नहीं तो उसकी पावर 0 है, मतलब 0 हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया डेंसिटी, हमने ले लिया डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए क्या सिंबल ले रहे हैं, देखो मास के लिए क्या ले रहे हैं, कैपिटल एम। मास के लिए ले रहे हैं कैपिटल एम। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या फिर आपको यूनिट पता होनी चाहिए, या तो फॉर्मूला या यूनिट, दो में से एक चीज पता हो तब आप डायमेंशन लिख पाएंगे। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ के लिए सिंबल एल, तो यहां पर कितना हो जाएगा, एल की पावर 3। अब देखो ये नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, एम एल माइनस 3। ये बन गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस 3। तो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं डेंसिटी इक्वल्स टू एम एल माइनस 3। अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर एम एल माइनस 3। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूछता हूं आपसे यहां पर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन लेंथ, लेंथ में इसका डायमेंशन बताओ। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इसका पावर, पावर कितना आ रहा है, -3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -3। ऐसे ही पूछा मैंने डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास, तो आप मास का पावर देखोगे इसमें कितना आ रहा है, मास का पावर कितना आ रहा है 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे मैंने पूछा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टाइम, बोलो कितना हो गया, वेरी गुड, कितना हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर डायमेंशन कितना हो जाएगा, टाइम में 0 हो जाएगा। चलो हम डायमेंशन तो समझ गए कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है पावर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर आ रही है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, दैट पावर इज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बात। अब यहां पर एक चीज और देखो, हमें 3 चीजें पहचाननी है, एक डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो तीनों को मैं यहीं से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो पावर है ये तो डायमेंशन हो गई, क्लियर है, पावर तो डायमेंशन हो गई। जो पावर है मैं लिख देता हूं, दिस पावर इज डायमेंशन, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है इतना एक्सप्रेशन, ये वाला, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या बन गया, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है मतलब डेंसिटी, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला से मतलब क्या है कि भाई कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया गया है, उन सबको मिलाकर जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बात। उसके बाद अगर मैं इस डायमेंशनल फॉर्मूला को इस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल कर देता हूं, तब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बना, ये जो पूरा बना मेरे पास इक्वेशन, यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है भाई सब बात। डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन मतलब पावर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी कितनी पावर है वो डायमेंशन बनेगा। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। और जब डायमेंशनल फॉर्मूला को हम इक्वल करके लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, तो ये क्या बन जाती है हमारी, ये बन जाती है हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे सभी फिजिकल क्वांटिटीज के। अब इस चैप्टर में जो आपके साथ दिक्कत आती है, बच्चों के साथ अधिकतर दिक्कत आती है, उन्हें दिक्कत ये आती है कि उन्हें सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं पता होता।
जिनके बारे में पता होता है हम उनकी बात करेंगे। अब धीरे धीरे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी उनमें आपको टर्म्स पता चलते चलेंगे। जैसा अभी मैं बोल दूं कि टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, आधे बच्चे को टॉर्क नहीं मालूम कि टॉर्क होता क्या, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तब लिखे। स्ट्रेस बोल दूं, स्ट्रेन बोल दूं, मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दूं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी चक्कर में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन्हें याद करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो चलिए हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा, आपको तुरंत रिकॉल करना है उसका फॉर्मूला या उसका यूनिट, ठीक है। अगर दो में से एक भी चीज आपको याद है तभी आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो क्या पता होना चाहिए, या तो उसका यूनिट, वो भी फंडामेंटल्स में, या फिर उसका फॉर्मूला। यूनिट मैंने फंडामेंटल्स में क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं जैसे फोर्स का यूनिट बताओ, तो आप अगर न्यूटन बता देते हो तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे जब तक कि आपको ये ना पता हो कि न्यूटन हम किसको बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं, या फिर आपको ये ना पता हो कि F=ma फॉर्मूला होता है फोर्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इधर लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, आप यहां पर लिखेंगे उसका फॉर्मूला, उसका एक्सप्रेशन, उसके बाद यहां पर उसके लिखेंगे यूनिट, और फिर यहां पर लिखेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपना एरिया। एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया लेंथ के लिए सिंबल एल, और लेंथ मतलब लेंथ नहीं, लेंथ मतलब ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, कुछ भी हो सबके लिए एल। तो यहां पर या फिर यूनिट देख लो, मीटर स्क्वायर, मीटर इज फॉर लेंथ एंड इट इज एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर है। ऐसे दूसरा मैंने बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, एल इंटू बी इंटू एच, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। सो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल क्यूब, है ना। अब अगर आपको या तो फॉर्मूला पता होता है या यूनिट पता होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर एल क्यूब डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 1 2 3, फिर डेंसिटी, जो कि आपने अभी लिखा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट लिखेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब। सो केजी के लिए सिंबल एम और मीटर क्यूब हो जाएगा एल क्यूब, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव, सो ml-3 इस डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते 1 2 3 4। मैं बोल दूं आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए बताइए, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं एक तरीके की लेंथ ही है, कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ, इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, एल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूं स्पीड बताइए, या मैं पूछता हूं वेलोसिटी बताइए, तो आप क्या बोलोगे साहब, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट अगर मैं लिखूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, तो कितना होगा ये एल बाय टी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, उसमें जो चेंज होगा वो भी मीटर पर सेकंड में ही होगा, और इसका जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है बात। यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी पावर 2, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं 6 के बाद फिर 7, मैंने बोला फोर्स, कि भाई फोर्स के लिए बताइए, तो फोर्स के लिए आपको तुरंत फॉर्मूला रिकॉल हो जाना चाहिए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हो गया, यहां से फंडामेंटल में लिखूंगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। अब अगर सिर्फ आपको न्यूटन पता होगा आप कभी नहीं लिख सकते इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, कभी नहीं लिख सकते। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, या फिर आपको ये पता होना चाहिए, तब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, केजी ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2, तो ये हो गया एम एल टी माइनस 2, क्लियर है बात। ऐसे ही फोर्स के बाद आ जाते हैं हम 7 8। फोर्स के बाद आ जाता है अपना मोमेंटम। अगर मैं पूछता हूं कि भाई मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो मोमेंटम के लिए आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी।
अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। क्लियर है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 7 8 9। उसके बाद फोर्स हो गया, फोर्स के बाद हम निकाल लेते हैं वर्क, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसका यूनिट क्या होता है, अब इसका यूनिट तो लिखते हैं हम जूल। क्या जूल से आप लिख सकते हो कुछ भी? अगर मैं यहाँ जूल लिख कर दे दूं, आपको ना फॉर्मूला मालूम है ना आपको फंडामेंटल यूनिट मालूम है, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने बोला या तो आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट मालूम हो, फंडामेंटल से यूनिट मालूम हो उसकी, अदरवाइज उसका फॉर्मूला मालूम हो, है ना। तो जूल या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फोर्स का कितना हो गया एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट कितना एल, एम एल टी माइनस टू और ये इंटू एल। तो जब एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी पावर रहेगी, वन यहाँ वन यहाँ, ये कितना हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली आपके लिए यूज होंगे, तो सब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। मैं फटाफट यहाँ पर यूनिट लिखूंगा, आप फटाफट उनके डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप लिखेंगे। ठीक है, कि भाई वर्क के बाद आगे जैसे 8 9 10 एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी के बाद फिर पावर का लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर उसके बाद पावर के बाद आप प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर के बाद आप लिखेंगे स्ट्रेस। एक दो नई फिजिकल क्वांटिटी आपको सुनने को मिले, जैसे स्ट्रेस बताऊंगा, स्ट्रेन बताऊंगा, टॉर्क बताऊंगा, है ना। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के बाद फिर स्ट्रेस के बाद आप फिर लिखेंगे 14 स्ट्रेन। आप सिर्फ यहाँ तक करोगे प्रेशर तक, स्ट्रेन, फिर उसके बाद 14 15 टॉर्क। ठीक है जी, फटाफट मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इतने इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप लिखेंगे जल्दी जल्दी। लिख लिया? ठीक है, इधर ध्यान दो। एनर्जी किसके बराबर होती है, अपने वर्क डन के बराबर ही होता। ठीक है, और यूनिट क्या होता है इसका, वही होता है जो वर्क का यूनिट जूल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज देखो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, बट इसका इनवर्स जरूरी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो वो दोनों सेम है, नहीं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, बट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होने का मतलब ये नहीं कि वो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, ये डिफरेंस याद रखना। पावर क्या लिखते हैं हम, पावर लिखते हैं हम वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसको वैसे तो हम वाट लिखते हैं पर उससे कुछ फायदा नहीं है हमारा, है ना। वर्क का यूनिट क्या लिखते हैं हम, वर्क का यूनिट लिखते हैं हम जूल। ठीक है, जूल पर सेकंड। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख चुके हैं कितना, एम एल टू टी माइनस टू, और इसको भी टी से डिवाइड करना है। जब टी से डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव होगी, पहले से ही माइनस टू ऊपर था, एक और माइनस चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टू एंड टी माइनस थ्री। ऐसे ही प्रेशर पर आते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं पास्कल बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम पास्कल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो फोर्स के लिए हम लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिखते हैं हम एल टू, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये प्रेशर का हो गया। अच्छा, अभी एक दो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है। ठीक है, स्ट्रेस होता है रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल याद रखो, फोर्स अपॉन एरिया है ये, है ना। फोर्स अपॉन एरिया है मतलब ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब फॉर्मूला भी सेम आ रहा है, लगभग यूनिट भी सेम आ रहा है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बट ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्ट्रेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग है, भले ही इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बट ये
अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। भले ही एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, बट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर ये मार्कर है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं इसको पकड़कर खींचता हूं तो ये मार्कर क्या चाहेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में रहना चाहेगा। तो इसके लिए इंटरनल फोर्स लगाएगा मेरे फोर्स को अपोज करने के लिए। तो कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेस्टिंग फोर्स, वही स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेन क्या हो गया, इसकी ओरिजिनल लेंथ कुछ भी है, मैंने इसको स्ट्रेच किया, इसकी कुछ लेंथ में चेंज आया, तो कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, वही स्ट्रेन बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर चेंज होगा तो वो भी लेंथ यूनिट सेम होगी, ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगी, तो यहां पर इसका कोई यूनिट नहीं होता स्ट्रेन का, याद रखना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। अब यहां पर चेंज और जो ओरिजिनल डायमेंशन दोनों का यूनिट बराबर होगा तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। तो जब कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो हम 0 0 लिख देते हैं सब जगह, m0 l0 और t0। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पर फोर्स हो जाएगा यहां पर न्यूटन मीटर और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो ml2t-2। फिर से देखो, अब तीन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हारे आंखों के सामने अभी अभी सेम आ गए। कौन कौन, एनर्जी, वर्क और टॉर्क, बट तीनों ही बिल्कुल अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो चाहे तो आप यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिख लेना। क्या नोट आप लिखेंगे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, can have same dimensional formula, but physical quantities having same dimensional formula are not same। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, बट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है वो सेम ही हो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारे तो क्या, कुछ मैकेनिक्स से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखे, कुछ और देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी देख लेते हैं हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सबसे पहले आ जाएगा इसमें चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। और आपने इस बार भी ये पढ़ा, क्या चार्ज फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। कौन है फंडामेंटल, करंट हमारा फंडामेंटल होता है। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलॉम, बट हमें फंडामेंटल से भी पता होना चाहिए, तो एम्पियर सेकंड। अब यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पियर के लिए A, सेकंड के लिए T, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, AT। ऐसे अगर मैं दूसरा लिखता हूं, दूसरा क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस, हम लिख ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, याद होगा आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख लेते हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट क्या होता था, इसका यूनिट तो होता वो था वोल्ट। आपको फॉर्मूला मालूम है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 अपॉन में ये हो जाएगा AT, और जब ऊपर लेकर जाएंगे ए और टी को तो पावर माइनस का, तो ml2t-3 एंड a-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सेम ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, मैं आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेता हूँ कि भी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, R=V/I, है ना। V क्या हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ओम इसका यूनिट होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ml2t-3 a-1 अपॉन I हो गया A। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ml2t-3 a-2। सेम ऐसे ही अगर मैं रेजिस्टिविटी पूछ लूँ आपसे, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R=ρl/A लिखते थे ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर L से एक L ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी यूनिट बनाते थे ओम मीटर, इसका यूनिट क्या बन जाता था, ओम मीटर बन जाता था। ओम मतलब ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको मीटर यानी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सो ml3t-3 a-2,
ये कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक दो जरूरी बात और मैं बता देता हूं जो हमें इस डायमेंशंस में जरूरत पड़ेंगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं एंगल के बारे में। क्या भाई एंगल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो चीजें पढ़ी थी। प्लेन एंगल में हमने क्या देखा था? प्लेन एंगल में हमने देखा था कि आर्क लेंथ को जब हम रेडियस से डिवाइड कर दे रहे थे तब जो हमें मिल रहा था वो क्या था? एंगल था। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका यूनिट बताओ, तो सभी जानते हैं एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। बट यहीं अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ लेता हूं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ है सब, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप बोलोगे साहब आर्क लेंथ हो गया एल और रेडियस हो गया एल और ये एल से एल कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात, इसका कुछ भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इसके लिए लिखेंगे नो डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज m0 l0 t0। तो ये याद रखना है कि एंगल चाहे वो प्लेन हो चाहे वो सॉलिड हो, जो एंगल है एंगल का यूनिट तो है बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एंगल हैज यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। जो एंगल है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट होते हुए भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि भाई जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं कुछ, जैसे कि हम बात कर लें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से आपको कहीं पर भी अगर मिलता है तो ये सब क्या होंगे? ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। इनमें से किसी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस, ठीक है। मतलब इनका डायमेंशन अगर मुझे कभी लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा? m0 l0 t0। क्लियर है बात? इसमें ध्यान दो फिर से, ये थीटा मतलब एंगल, ये डायमेंशनलेस और ये पूरा साइन थीटा भी खुद डायमेंशनलेस, ठीक है जी। वैसे ही लॉग को कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं लॉग एक्स। हम क्या लिखते हैं? लॉग एक्स। ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें ये वाला जो टर्म है ये एक्स, ये तो खुद डायमेंशनलेस है ही, ये कैसा होगा? ये डायमेंशनलेस होगा। और इसके साथ ये पूरा लॉग फंक्शन लॉग एक्स, ये भी कैसा होगा? इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको कैसे लिखा मिलेगा क्वेश्चन में? EXP, यहां पर कुछ लिखा मिलेगा, या फिर आपको मिल सकता है e⁻x, इस तरह से। तो ये जो x है ये तो खुद डायमेंशनलेस होगा ही, ये तो खुद भी डायमेंशनलेस होगा ही, साथ ही ये जो पूरा फंक्शन होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब ये x भी डायमेंशनलेस और ये पूरा का पूरा खुद भी डायमेंशनलेस, ठीक है। ये याद रखना, इसकी जरूरत अभी जब हम एप्लीकेशंस करेंगे डायमेंशन की तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात? तो ये कुछ बातें थी जो डायमेंशन से रिलेटेड आपको याद रखनी है। चलो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे एक बार क्वेश्चन आया था जेईई के एग्जाम में कि भाई बताइए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट लिखा जाता है पास्कल सेकंड, उसका यूनिट लिखा जाता है पास्कल सेकंड। तो बताइए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? पास्कल क्या हो गया भाई? पास्कल हो गया अपना प्रेशर, सेकंड क्या हो गया? टाइम। प्रेशर को क्या लिख दूं मैं? अगर नहीं याद है आपको तो आप प्रेशर को लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम। फोर्स कितना हो जाता है अपना? mL/t-2, ये तो याद ही रह जाएगा, अपॉन में एरिया होता है L2 इंटू टी, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? mL-1 एंड t-3। कितना बन गया? ये बन गया mL-1 t-3। ऐसे ही और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे बेसिक के भी डायमेंशन वगैरह पूछे जा सकते हैं।
जैसे यहाँ पर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशंस, इनमें से किसके डायमेंशंस सेम होंगे। जैसा मैंने बोला टॉर्क एंड वर्क, मैंने बोला वर्क एंड फोर्स, मैंने बोला फोर्स एंड स्ट्रेस, मैंने बोला स्ट्रेस एंड एनर्जी। तो बताइए इनमें से किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। 1 2 3 एंड 4, किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। कौन सा होगा? यही होगा, हमने अभी पढ़ा, टॉर्क और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं कि भाई क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। इनका होता है ml2t-2, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ये ml2t-2 और फोर्स होता है mlt-2। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है ml-1t-2। ये कितना होता है? एनर्जी, एनर्जी वही होता है जो वर्क होता है ml2t-2। ठीक है, तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? टॉर्क और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अपना क्या होता है? सेम होता है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? और आपको फॉर्मूला बता देगा तब पूछ लेगा कि भाई जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो दिया जाता है -ηA डेल्टा V बाय डेल्टा x से। ठीक है, क्या कह रहा है कि विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड, एक फ्लूइड की लेयर के बीच में लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है उसको देते हैं हम F = -ηA डेल्टा V बाय डेल्टा x से लिखते हैं। जहां पर F का मतलब हो गया विस्कस फोर्स, ठीक है, A का मतलब हो गया एरिया, डेल्टा V का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा x का मतलब हो गया डेप्थ या फिर हाइट बिटवीन टू लेयर्स, है ना, दो लेयर के बीच में डिफरेंस कितना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, आपसे पूछा जाएगा ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब भाई देखो, अब एक चीज को ध्यान रखना, जैसे एनर्जी बोला मैंने, तो अब चाहे एनर्जी कहीं पर भी हो, आपको काइनेटिक एनर्जी बोल दे, आपको पोटेंशियल एनर्जी बोल दे, आपको हीट बोल दे, आपको कोई और एनर्जी बोल दे, एनर्जी अब एनर्जी ही है। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सब जगह सेम ही रहेगा, कितना रहेगा? ml2t-2। अब एनर्जी चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सब जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे फोर्स बोला, तो अब फोर्स चाहे कोई भी फोर्स हो, चाहे वो विस्कस फोर्स बोल दे, चाहे वो कोई और फोर्स बोल दे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सब जगह सेम ही रहेगा, यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये नहीं कि नाम बदल गया, नाम में थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया तो आप घबरा गए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, है तो ये भी फोर्स ही, बनेगा तो यूनिट इसका भी न्यूटन है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या रहेगा? जो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं बात कर लूं वेलोसिटी में मैं बोल दूं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, हमें क्या मतलब उस बात से, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वैसे ही फोर्स यहां पर अगर विस्कस भी लिखा है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा जो होता है, क्या होता है? ml-2। ठीक है साहब, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है, इस नेगेटिव साइन से हमें कोई मतलब नहीं। एरिया हो जाएगा L2 और डेल्टा V हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज हो तो भी कितना रहेगा? LT-1 ही रहेगा, अपॉन में डेल्टा x हाइट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, एक L से एक L कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हुआ क्या? अब बाकी सब ये पावर इधर जाएगी, तो ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, m तो ऐसे का ऐसे ही रहा, एक हम यहाँ से एक L से एक L कैंसिल कर देते हैं, एक T से ये एक -T कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? ये इधर -1 बचेगी पावर, इधर होकर आकर क्या हो जाएगी? -1। सो ml-1 और T-1, ये इस कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल रहे हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बेसिक से यहाँ से पूछे जाते हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में।